अब हम लोग बात कर लेते हैं टीबी के ड्रग्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जैसे 4 टाइप के ड्रग्स देते हैं टीबी में, फर्स्ट लाइन ड्रग्स 4 होते हैं, जैसे आइसोनियाज़िड होते हैं, आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन, पायरिज़िनामाइड और इथेम्ब्यूटॉल। तो आइसोनियाज़िड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं, जैसे जीआई इरिटेशन, हेपेटाइटिस, हाइपरग्लाइसीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है, ये हम लोग को याद रखना चाहिए, और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। आइसोनियाज़िड के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इसे कम किया जा सकता है, ड्रग्स जैसे हम लोग दे सकते हैं, रिड्यूस किया जा सकता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स रिड्यूस बाई पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो कि होता है विटामिन B5, इसके टैबलेट्स हम लोग को देने होते हैं 10 to 20 मिलीग्राम 2 times a day। इस ड्रग्स के लेने के वजह से आइसोनियाज़िड के साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं। और फिर अगला आते हैं हम लोग सेकंड लाइन ड्रग, जैसे रिफेम्पिन। रिफेम्पिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे हिपेटोटॉक्सिसिटी, एनोरेक्सिया, नोसिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। तो देखा जाए तो बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं रिफेम्पिन में, या रिफेम्पिसिन भी कह सकते हैं, PICIN भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोनों सेम है, डरने की कोई बात नहीं है अगर आपने कुछ और लिख दिया तो। और साथ ही साथ इसमें ऑरेंज कलर यूरिन भी देखने को मिलता है, ऑरेंज कलर यूरिन, रिफेम्पिन का साइड इफेक्ट। और फिर अगला आते हैं हम लोग साइड इफेक्ट ऑफ इथेम्ब्यूटॉल। इथेम्ब्यूटॉल का साइड इफेक्ट्स रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस हम लोग याद रखेंगे। रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस ऑप्टिक न्यूराइटिस का एक टाइप है, 3 टाइप के ऑप्टिक न्यूराइटिस होते थे, उसमें से एक होता है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। ये ऑप्थेल्मोलॉजी के MCQs में भी पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, और कम्युनिटी मेडिसिन में भी। और साइड इफेक्ट्स ऑफ पायरिज़िनामाइड, हेपेटोटॉक्सिसिटी और हाइपर यूरिसीमिया, ये दोनों साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एक और बात याद रख सकते हैं हम लोग कि हिपेटोटॉक्सिसिटी पायरिज़िनामाइड में भी देखने को मिलेगा, और हिपेटोटॉक्सिसिटी रिफेम्पिन में भी देखने को मिलेगा। एनोरेक्सिया तो लोग जानते ही होंगे, एनोरेक्सिया मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, और यही है, ये 4 फर्स्ट लाइन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं टीबी के। और ये साइड इफ़ेक्ट्स उतने सीवियर नहीं होते, मिनिमल ही होते हैं, पर फर्स्ट लाइन ड्रग के बाद जो सेकंड लाइन ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, या उसके बाद के भी थर्ड लाइन के साइड इफ़ेक्ट्स या इंजेक्टेबल के। अब हम लोग जान लेते हैं टीबी के ड्रग्स के बारे में कि बैक्टीरियोसाइडल कौन कौन है और बैक्टीरियोस्टैटिक कौन कौन है। तो बैक्टीरियोसाइडल में हम लोग देख सकते हैं कि HRZS, ई नहीं, HRZS। एच से हम लोग जैसे बात किए थे आइसोनियाज़िड, आर से रिफेम्पिन, जेड से पायरिज़िनामाइड, और एस से है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब ये 4 जो ड्रग्स हैं इसमें से हम लोग ये याद रखते हैं कि ये तीनों जो थे ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स थे, लेकिन ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सेकंड लाइन ड्रग है, और ये इंजेक्टेबल ड्रग है, सेकंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग है, और ये बिलोंग करता है ग्रुप एमिनोग्लाइकोसाइड। ये एक एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, और सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग है। बाकी 3 HRZ फर्स्ट लाइन है। और बैक्टीरियोस्टैटिक कौन है? फर्स्ट लाइन में बैक्टीरियोस्टैटिक है इथेम्ब्यूटॉल, ई से डिनोट करता हैं हम लोग इथेम्ब्यूटॉल को, और इथेम्ब्यूटॉल है बैक्टीरियोस्टैटिक जो कि है फर्स्ट लाइन ड्रग। और एक है दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक जो कि हम लोग याद रख सकते हैं, थायोएसिटाजोन TH, और ये है सेकेंड लाइन बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। अब हम लोग एक और बात याद रख सकते हैं, हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेशंस याद रख सकते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और थायोएसिटाजोन प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। बाकी सारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स जितने मैंने बताए HRZ और E, आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन, पायरिज़िनामाइड और इथेम्ब्यूटॉल, ये प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बिल्कुल नहीं है, प्रेग्नेंट मदर को भी दे सकते हैं। पर स्ट्रेप्टोमाइसिन और थायोएसिटाजोन प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते क्योंकि ये कॉन्जेनिटल एनोमलीज कर सकते हैं। और थायोएसिटाजोन साथ ही साथ हम लोग याद रखेंगे, थायोएसिटाजोन HIV पेशेंट्स को भी नहीं दे सकते हैं, इनमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये HIV या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, तो इन लोगों को नहीं दे सकते थायोएसिटाजोन बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। अब और एक और बात हम लोग याद रखेंगे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे इरिवर्सिबल ऑडिटरी
ऑडिटरी डैमेज, ऑडिटरी डैमेज यानी कि ईयर का ये इरिवर्सिबल डैमेज कर सकता है। पर्सन को हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हियरिंग लॉस हो सकता है। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ टाइप के पेशेंट्स हमें देखने को मिलेंगे जो टीबी का ट्रीटमेंट लिए हुए होंगे। वैसे एक बात है कि कुछ पेशेंट्स होंगे जो क्योर हो चुके होंगे, भाग्यशाली होंगे या फिर पंक्चुअल होंगे ड्रग्स को लेते हुए, और वो क्योर हो गए सही टाइम पे, सही ड्रग्स से, सही समय पे पूरा अपना कोर्स उन्होंने लिया टीबी का सही से, और वो ठीक हो गए टीबी से। पर कुछ पेशेंट्स हैं जैसे जो जिनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है टीबी, जैसे कुछ में ट्रीटमेंट फेलियर देखने को मिलेगा, कुछ में रिलैप्स हो जाएगा यानी कि वापस वो इन्फेक्ट हो जाएंगे टीबी से, और कुछ होंगे डिफ़ॉल्टर। डिफ़ॉल्टर हैं वो लोग जो कि ट्रीटमेंट लिए और पंक्चुअल नहीं थे वो लोग, और फॉलोअप नहीं किए, और लास्ट में एंड में इन्होंने अपना कोर्स छोड़ दिया टीबी का। क्योंकि जो टीबी होता था न्यू केसेस में 6 मंथ तक हम लोग को ट्रीटमेंट लेना होता था, HRZD 4 मंथ, और शुरू के 4 मंथ तक HRZD लेना होता था, और फिर बाकी 5th और 6th मंथ 2 मंथ्स तक HR लेना होता था, HR ट्रीटमेंट, आइसोनियाज़िड और रिफेम्पिन का ट्रीटमेंट। तो उन्होंने क्या किया कि डिफ़ॉल्टर केस है वो, मतलब ट्रीटमेंट बीच में रोक दिया और रेजिस्टेंस हो गए वो। तो इसमें अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होते हैं। ट्रीटमेंट फेलियर कौन हुए? जो कि पेशेंट have been treated for TB and their most recent course of treatment failed। तो ये हो गया ट्रीटमेंट फेलियर दिखाता है। इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव स्प्यूटम स्मीयर देखने को मिलेगा, स्प्यूटम स्मीयर पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और कल्चर रिजल्ट जो होंगे एट 5 मंथ और लेटर। तो इनमें 5 मंथ के बाद भी ये स्प्यूटम स्मीयर पॉजिटिव देखने को मिलेगा, इनमें कल्चर रिजल्ट भी 5 मंथ के बाद पॉजिटिव देखने को मिलेगा। रिलैप्स, अब किनको कहेंगे रिलैप्स? यानी कि वो पेशेंट जो कि HIV के लिए ट्रीट किया गया था, जैसे ट्रीटेड फॉर TB, पर रिलैप्स का वर्ड हम लोग समझते हैं कि उनमें फिर से वापस हो जाएगा। उनको डिक्लेयर किया गया था क्योर्ड, लेकिन क्योर डिक्लेयर किया गया या फिर ट्रीटमेंट जो है वो लोग कंप्लीट कर लिए, TX completed at the end of their most recent course of treatment and are now treated with डिफ़ॉल्टर केस में हम लोग देखेंगे कि डिफ़ॉल्टर केस किसको कहते हैं? ट्रीटमेंट आफ्टर लॉस टू फॉलोअप। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ट्रीट किया गया था टीबी के लिए और डिक्लेयर्ड लॉस टू फॉलोअप, उससे फॉलोअप नहीं किया, उसने लगातार दवा नहीं लिया, कोर्स कंप्लीट सही से नहीं किया एट द एंड ऑफ देयर मोस्ट रिसेंट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो उन लोगों को डिफ़ॉल्टर कहते हैं। तो इन 3 केसेस में टीबी जो है रेजिस्टेंस हो जाता है, और फिर फर्स्ट लाइन से शायद ठीक नहीं होता है, फिर हमें सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वो शायद MDR में भी चला जाए पर्सन। अब आगे डिस्कस करूँगा मैं कि कौन कौन से ड्रग्स से रेजिस्टेंस हो जाता है, मोनोवैलेंट रेजिस्टेंस, बाईवैलेंट, पॉलीवैलेंट, MDR, TB, ये सब के बारे में मैं अगले वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।